हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं और वृत्तीय गति में हम लोगों ने ऊर्ध्ववृत्तीय गति पढ़ी है और साथ ही साथ ये भी पढ़ा है कि मोड़ पर गाड़ी को मोड़ने के लिए अगर वो मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो वो झुक जाती है, नहीं तो सड़क का जहाँ मोड़ रहता है वहाँ सड़क को ही ढालू बना देते हैं। तो अगर कोई ढालू सड़क है और घर्षण भी है, अभी तक हम लोगों ने घर्षण को बड़ा महत्वपूर्ण नहीं समझा था, लेकिन अगर उसमें घर्षण भी है तो उस समय चाल अधिक से अधिक कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी चाल हो सकती है। ये सड़क है, ये ढालू है, एक तरफ ये ऊंची है एक तरफ ये नीची है। सड़क ढालू है, इस तरफ से गाड़ी जाएगी तो तिरछी हो जाएगी। ये गाड़ी का पहिया नीचे एक पहिया ऊपर, प्रतिक्रिया बल तिरछा लगेगा, इसलिए इसका एक घटक होगा जो ऊर्ध्व होगा आर कास थीटा और एक घटक इसका आर साइन थीटा होगा। और ये घटक जो आर कास थीटा है ये इस गाड़ी के भार को संभालेगा। आर साइन थीटा ही वो घटक है इसके प्रतिक्रिया का कि जो इसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का काम करता है, यानी अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। अभी अगर फिलहाल घर्षण को ना हम विचार करें तो आप देखिए आर कास थीटा बराबर है एम जी, आर कास थीटा बराबर एम जी और आर साइन थीटा ही एम बी स्क्वायर बटा आर है, यानी अभिकेंद्रीय बल है। अगर इसको हम भाग दे दें तो आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा बराबर टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपान आर जी, एम से एम कट जाएगा। तो इसलिए बी का मान आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये सामान्य एक है कि अगर सड़क पर घर्षण ना हो, सुरक्षित रूप से किसी भी गाड़ी को सड़क पर निकल जाना हो मोड़ पर, तो उसके लिए ये एक निर्धारित चाल है और इस निर्धारित चाल के बराबर अगर चाल हो तो सुरक्षित निकल जाएगा, यानी v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। लेकिन सड़क अगर वो ढालू है और इस चाल से कम चाल हो जाए तो न्यूनतम चाल कितनी हो सकती, और इस चाल से अगर ज़्यादा चाल हो जाए तो अधिकतम चाल कितनी इस सड़क पर पार होने के लिए हो सकती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि बी स्क्वायर अपान आर जी बराबर है टेन थीटा, बी स्क्वायर अपान आर जी बराबर टेन थीटा। यहाँ पर ये जो हमारा अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल ये बराबर है आर साइन थीटा के, और अगर सड़क ढालू ना हो तो जो हमारा अभिकेंद्रीय बल है, जो उसका क्षैतिज घटक है, वो घर्षण बल के अगर बराबर हो जाए तो सुरक्षित रूप से सड़क पर गाड़ी चली जाएगी, अगर सड़क ढालू ना हो, क्षैतिज हो। यहाँ पर देखिए दो स्थिति है, जो निर्धारित वेग है वो तो इतना है। अब या तो इस वेग से ज़्यादा गाड़ी का वेग होगा या इस वेग से कम वेग होगा। ए, यदि वाहन की चाल निर्धारित चाल v, ये इसकी निर्धारित चाल है आर जी टेन थीटा। निर्धारित चाल अंडर रूट आर जी से कम हो, अगर इस निर्धारित चाल से चाल कम होगी तो जो वाहन है वो अंदर की ओर फिसलेगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या छोटी होगी। जैसे जैसे चाल कम होगी वैसे वैसे आर का मान भी कम होगा। चाल कम होने पर त्रिज्या
आर भी कम होगी और वाहन अंदर की ओर फिसलेगा तथा बाहर की ओर घर्षण काम करेगा। ये चाल कम होने पर है। अब इसको चित्र में अगर हम देखें तो इस चित्र में अब पूरे ढाल को नहीं बनाते, हम बस इतना ही बनाते हैं। ये हमारा ढाल है, ये यहां पर ये आर है, ये एम जी है, ये आर कास थीटा है, और ये आर साइन थीटा है। चाल कम होने पर त्रिज्या आर घटेगी। जब त्रिज्या इसकी आर घटेगी और वाहन अंदर की ओर आनेगा, फिसलेगा, तो बाहर की ओर घर्षण बल काम करेगा। यह आपका घर्षण बल इस दिशा में काम करेगा, बाहर की ओर। ये इसका एफ है, ये बाहर की ओर काम करेगा और गाड़ी इस दिशा में फिसलेगी इस दिशा में, और इस पर घर्षण पीछे की ओर काम करेगा। इस घर्षण के भी दो घटक होंगे। ध्यान से आप देखें, ये कोण है थीटा, तो ये कोण आपका ये थीटा इसके बीच अब देखिए यहां पर ये कोण है थीटा, और आपका ये कोण इधर ये थीटा है, या ये कोण पूरा यहां से यहां तक 90 है ये, और इसलिए कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा ये। इसीलिए एफ के दो घटक हो जाएंगे। एक घटक इसका होगा इस दिशा में, ये हो जाएगा एफ एस कास 90 माइनस थीटा बराबर एफ एस साइन थीटा। यानी ये कोण हुआ 90 माइनस थीटा। इसलिए ये घटक जो हो जाएगा ये ऊपर की ओर काम करेगा। ये बराबर है एफ एस साइन थीटा, और इसीलिए
इसका जो दूसरा, इसका ये घटक होगा इस दिशा में, ये हो जाएगा एफ एस कास थीटा। ये एफ एस कास थीटा होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कोण हमारा थीटा होगा, तो इधर का हो जाएगा एफ एस कास थीटा और इसके लंब दिशा में हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब ये इसके ऊपर काम कर रहा है घर्षण बल, प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्व घटक, प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक, घर्षण का क्षैतिज घटक और घर्षण का ऊर्ध्व घटक। अब ध्यान से देखें, आर साइन थीटा और एफ कास थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन एफ एस साइन थीटा घर्षण बल का जो ऊर्ध्व घटक है और प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्व घटक एक दिशा में, ये इसके भार को बैलेंस करते हैं। इसलिए चित्र से देखिए, आर कास थीटा, आर साइन थीटा माइनस एफ एस कास थीटा यही है अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर कार्य करता है। यम वी स्क्वायर अपान आर, यह है नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हो जाएगा आर कास थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा बराबर एम जी। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशंस उस समय हैं जिस समय वाहन की चाल इससे कम है। आइए अब इसको हम मिटाते हैं, इसको यहां करते हैं। भाग दे दिया। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, भाग दिया, जब भाग दे देंगे तो यम से यम कट जाएगा, बी स्क्वायर अपान आर जी बचेगा इधर, बी स्क्वायर अपान आर जी, और इस तरफ आपका बचेगा आर साइन थीटा माइनस एफ एस कास थीटा अपान आर कास थीटा एफ एस साइन थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आर साइन थीटा माइनस म्यू यस आर कास थीटा अपान आर कास थीटा प्लस म्यू यस आर साइन थीटा। आर 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 यहां कॉमन है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, आर इस दोनों में कॉमन, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो आर कट जाएगा। और फिर इसमें हमने कास थीटा को कॉमन ले लिया, ऊपर कास थीटा को कॉमन लिया, या कहिए आर कास थीटा को कॉमन ले लिया, आर कास थीटा को हमने ऊपर कॉमन ले लिया, तो आया tan थीटा माइनस म्यू एस, और नीचे भी हमने आर कास थीटा को कॉमन ले लिया, तो नीचे आ गया 1
प्लस म्यू एस टाइन थीटा। ये तो कट गए। इसलिए आर का न्यूनतम मान कितना होगा, इसलिए V का न्यूनतम मान V मिनिमम RG गुणा हो जाएगा यहाँ ऊपर, ये तो खत्म हो गया, आ जाएगा ऊपर RG tan थीटा माइनस म्यू एस अपान 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। अब अगर ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू म्यू एस की इससे छोटा हो तो इसका जो मान आएगा वो न्यूनतम मान 0 आएगा। तो ये हमारा मिनिमम मान है जब चाल निर्धारित चाल से कम होगी, और यदि चाल निर्धारित चाल से अधिक हो, यदि चाल निर्धारित चाल से अधिक हो अब जब चाल निर्धारित चाल से कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बी चाल निर्धारित चाल से अधिक होने पर अधिक होने पर अधिक होने पर चाल बढ़ने पर अधिक होने पर चाल बढ़ निर्धारित चाल से अधिक होने पर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ेगी और बाहर की ओर फिसलेगा। बाहर की ओर फिसलेगा तथा घर्षण अंदर की ओर काम करेगा। अंदर की ओर तक केंद्र की ओर अंदर की ओर कार्य करेगा। चाल निर्धारित चाल बी इसको √RG tan थीटा से अधिक होने पर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ेगी और वाहन बाहर की ओर फिसलेगा
तथा घर्षण अंदर की ओर कार्य करेगा। हम उसको चित्र में यहाँ बनाते हैं, कैसा वो काम करेगा। आ रहा है, जी है। ये आर कास थीटा ऊपर को काम करेगा और इस दिशा में केंद्र की ओर क्षैतिज दिशा में आर साइन थीटा काम करेगा, जो अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। अब यहाँ पर चूंकि वाहन पीछे की ओर जा रहा है, वाहन इधर को फिसल रहा है, ये वाहन के फिसलने की दिशा है। वाहन बाहर को फिसलता है, राइट। अब यहां पर घर्षण अंदर को काम करेगा, यानी ये है घर्षण की दिशा या फेस। ये यहां थीटा है तो ये थीटा होगा। इसके दो घटक होंगे, एक घटक इधर को होगा, इस दिशा में जो घटक होगा वो होगा एफ एस कास थीटा, और इसका दूसरा घटक इस दिशा में होगा नीचे की ओर, ये होगा एफ एस साइन थीटा। ये इधर है इस दिशा में, एफ एस इधर है, इसका घटक इधर होगा और क्षैतिज घटक इधर होगा, ये ऊर्ध्व घटक होगा एफ एस साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखें, आर कास थीटा और एफ एस साइन थीटा दोनों उल्टी दिशा में हैं, और आर साइन थीटा और एफ एस कास थीटा ये दोनों एक दिशा में है केंद्र की ओर। तो आर साइन थीटा प्लस एफ एस कास थीटा ये एक दिशा में है, और ये अभिकेंद्रीय बल का काम करते हैं। यहां पर आर कास थीटा और एफ साइन थीटा ये विपरीत दिशा में है, उल्टी दिशा में है, और ये इसके भार को संतुलित करते हैं। तो जब घर्षण अंदर की ओर कार्य करता है तो ये इस प्रकार से इनके इक्वेशन बन जाते हैं। एफ साइन थीटा और एफ कास थीटा केंद्र की ओर कार्य करते हैं, केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर ऊपर को काम कर रहा है आर कास थीटा, इसका प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्व घटक, लेकिन जो ये घर्षण बल नीचे को काम कर रहा है उसका जो ऊर्ध्व घटक है वो नीचे को काम करता है, एफ एस साइन थीटा। तो आर कास थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, इनका जो अंतर आएगा वो भार को संतुलित करेगा, एम जी के बराबर होगा। तो हमारा ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको हम चाहें तो समीकरण का नंबर बदल दें, क्योंकि 1, 2 एक बार यूज कर चुके हैं। इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं, इसको समीकरण हम 4 कह सकते हैं। ये हमारे समीकरण 3 हो गया और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर इसको भाग दे दिया तो फिर वही बात v²/rg बराबर यहाँ ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला इसका ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसा ही ये प्लस हो जाएगा और फिर इसका ये माइनस हो जाएगा। फिर आर कास थीटा जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा,
और यहाँ ये माइनस रहेगा। इसलिए b का अधिकतम मान v का महत्तम मान v मैक्सिमम अब होगा, मिनिमम की जगह ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो जाएगा RG, ये RG यहाँ जो था v²/RG का मल्टीप्लाई हो गया, और चूंकि स्क्वायर था तो इसकी स्क्वायर ख़त्म किया तो अंडर रूट में आ गया। ये यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू इसकी माइनस हो जाएगी। ये इसका महत्तम मान है। तो वेग का महत्तम मान ये होगा, अधिक से अधिक इतना वेग का महत्तम मान हो सकता है। अगर ढलान है, गाड़ी सड़क पे ढालू है और उस पर घर्षण है, तो घर्षण का काम अब पड़ेगा जब निर्धारित चाल से ज़्यादा होगी चाल या कम होगी। अगर निर्धारित चाल से ज़्यादा या कम चाल नहीं है तो जो सड़क का ढलान है केवल वही उसको अभिकेंद्रीय बल देगा और आराम से गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए गाड़ी की चाल ज़्यादा हो जाए या गाड़ी की चाल बहुत कम हो जाए, उसी स्थिति में सड़क का घर्षण काम करना शुरू करेगा। और उस समय न्यूनतम किस चाल से गाड़ी जा सकती है वो हम निकाल चुके हैं। अब वो आता है लगभग 0, और अधिकतम चाल का मान ये आता है, इस चाल से गाड़ी निकल पाएगी। तो ये हो गया कि किसी भी ढलान वाली जगह पर गाड़ी किस तरह से, किस चाल से निकलेगी। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। क्षैतिज सड़क है, क्षैतिज सड़क पर 50 मीटर की त्रिज्या का मोड़ है। किसी भी वाहन को सुरक्षित निकल जाने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। जो सड़क है वो क्षैतिज है, क्षैतिज सड़क पर दो यहाँ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। एक तो है कि एक क्षैतिज सड़क है, घर्षण युक्त है, 50 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर वाहन को मुड़ना है, तो उससे चाल कितनी होगी। सड़क और टायर का घर्षण गुणांक 0.5 दिया है और जी का मान 10 दिया है। B इक्वल टू √μ RG। B इक्वल टू √μ RG। किसी भी क्षैतिज सड़क पर वाहन की जो सुरक्षित अधिकतम चाल है उसका ये सूत्र है, निकाला पीछे हम लोगों ने। तो ये सुरक्षित चाल है वाहन की क्षैतिज सड़क पर, यदि सड़क क्षैतिज हो। वाहन की क्षैतिज सड़क पर अधिकतम चाल। यह बराबर हो गया अंडर रूट, इसका मान दिया है
5, μs इज इक्वल टू 0.5, आर का मान दिया है 50 और जी का मान दिया है 10। ये बराबर आया। टू 250 और इसीलिए b इक्वल टू 5√10 मीटर पर सेकंड। अब √10 का मान हम निकाल सकते हैं। √10 1.4 और 2.24, तो इससे गुणा करके निकालते हैं। थ्री पॉइंट 16 दिया गया। 3.16 5 से गुणा कर दिया। $15.79। यह इसकी मैक्सिमम चाल है। 36 सड़क पर मैक्सिमम चाल। यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में पूछा है सौ मीटर त्रिज्या, इसको 100 मीटर त्रिज्या दिया है। यानी इसकी जो त्रिज्या है r इक्वल टू 100 मीटर। v का मान दिया है, v इक्वल टू 72 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, ये बराबर हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। v का मान भी दिया है। सड़क का ढलान कोण निकालना है, थीटा कितना होगा। सड़क का ढलान कोण निकालो। tan थीटा इक्वल टू v² rg। tan थीटा इक्वल टू v² rg। 20 इंटू 20, आर का मान 100 दिया और जी का मान 10। ये कट गया। इस 2 से ये कट गया। और इसलिए
सड़क का ढलान कोण थीटा निकल आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/5। इसका ढलान कोण निकल आया। अब ये पूछा है कि अगर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर हो तो भीतर के सापेक्ष, जो निचला सिरा है उसका सापेक्ष बाहर वाला किनारा कितना ऊंचा होगा। जो हमारी सड़क होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से। यह सड़क की चौड़ाई है b, ये थीटा कोण है, और यह सड़क कितनी उठाई गई, भीतर वाले के सापेक्ष बाहर वाला किनारा कितना ऊपर उठाया गया, h। हमको इस h का मान ज्ञात करना है, b का मान दिया है, और यहां पर हमको tan थीटा का मान भी दिया है। tan थीटा इक्वल टू 2/5। tan थीटा बराबर h अपान b, और ये tan थीटा का मान यहां दिया है 2/5। दिस इज 2/5, और इसलिए h, हमको ये h ही ज्ञात करना था। बाहरी किनारा भीतरी किनारे से कितना उठाया जाना चाहिए, h बराबर b इंटू 2/5। b है 10, 2/5, इसलिए बाहरी किनारा 2 दूना 4, 4 मीटर उठाया जाना चाहिए। ये हो गया आपका ये दूसरा एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और है, वो 1 मीटर लंबाई की 3 डोरियां हैं। एक डोरी केंद्र है, एक डोरी ये है, एक पिंड बंधा है, फिर एक डोरी है, और फिर एक डोरी है। ये 1 मीटर की डोरियां हैं। और ये पिंड भी 1 किलोग्राम के हैं। इन्हें बांधकर चित्र अनुसार घुमाया जाता है। इनको इस तरह से घुमाया जा रहा है क्षैतिज वृत्त में। ये सभी घूम रहे हैं, साथ में सभी ये घूम रहे हैं। बाह्य पिंड की चाल दी है, इसकी चाल दी हुई है 6 मीटर प्रति सेकंड। बाकी की चालों के बारे में कुछ नहीं दिया। तो डोरियों का तनाव निकालना, चाल बढ़ाते जाएं तो कौन सी डोरी पहले टूटेगी। ये डोरियां अधिकतम 36 न्यूटन का तनाव सह सकती हैं, तो पिंडों की इनकी सबकी चाल कितनी कितनी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर ये जो डोरी का हिस्सा है, हम सुविधा के लिए चाहे तो इन पिंडों के नाम लिख देते हैं। ये पिंड का है A, ये पिंड है हमारा B, और ये पिंड है C। ये C पिंड पर जो तनाव लगेगा इसको तनाव T3 इस तरफ खींचेगा, और इसी डोरी वही डोरी है इसलिए प्रतिक्रिया बल T3 यहाँ लगेगा। ये दूसरे नंबर की डोरी है, इसका तनाव T2 इधर को लगेगा, और यहाँ पर T2 इधर को लगेगा। ये पहली वाली डोरी है, इसका तनाव T1 इधर को लगेगा, और ये तनाव T1 इधर को लगेगा। ये इसका केंद्र O है। एक बात हम जानते हैं कि कोई भी पिंड की
जो रेखीय चाल है अलग अलग रहती है, क्योंकि जितना ही केंद्र से दूर रहेगा उसकी चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। जो चाल होती है वो इसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। ये 1 सेकंड में कम दूरी तो चलेगा और उसी समय ये 1 सेकंड में ज़्यादा दूरी चलेगा। इसका मतलब जिसकी त्रिज्या जितनी लंबी होगी उसकी रेखीय चाल उतनी ज़्यादा होगी। तो इसकी 6 मीटर पर सेकंड अगर चाल है तो इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। चाल सबकी हम निकालें, लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधाजनक ये है कि बजाय इनकी सबकी रेखीय चाल निकालने की हम इनकी कोणीय चाल निकालें। कोणीय चाल सबके बराबर होती है। कोई भी पिंड जब घूमता है तो उसके अंदर जितने भी कोण हैं वो 1 सेकंड में बराबर कोण से घूम जाते हैं, इसलिए कोणीय चाल सबकी बराबर है। इसलिए इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम पिंडों की कोणीय चाल, पिंडों की इसलिए क्योंकि सभी पिंड की एक ही है। पिंडों की कोणीय चाल ओमेगा, यह बराबर होता है ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर। अगर इसकी कोणीय चाल निकाल लेंगे तो वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। चूंकि इसकी रेखीय चाल पता है इसलिए कोणीय चाल इसकी निकल जाएगी। रेखीय चाल बटा त्रिज्या, इसके लिए त्रिज्या है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी 3 मीटर। तो पिंडों की कोणीय चाल ओमेगा बराबर बी अपान आर यानी 6/3 मीटर बराबर 2 रेडियन प्रति सेकंड। अब हमको सबकी कोणीय चाल मालूम हो गई, सबकी चाल एक है। अब हम तनाव निकालते हैं। T3 को देखिए, इस पिंड के ऊपर केवल एक ही बल कार्य करता है, वो है T3। यही इस पर अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। तो C पर एक बल केवल काम कर रहा है, वो केंद्र की ओर कार्य करता है T3, वही अभिकेंद्रीय बल है। इसीलिए C पर अभिकेंद्रीय बल या इसको ऐसा कह सकते हैं T3 बराबर हुआ C पर अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर r। m है 1 किलोग्राम, ओमेगा का मान निकाल लिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, और r है 3। T3 के लिए r है 3, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये 3 मीटर की दूरी है। इसलिए इसकी C के लिए जो त्रिज्या हुई वो r 3 मीटर हुआ। इसलिए C पर अभिकेंद्रीय बल जो काम कर रहा है वो है 2 दूना 4 तिहाई 12 न्यूटन। और यही है तीसरी डोरी का तनाव T3, यही है T3। इसी प्रकार जैसा निकाला है, इसी प्रकार B के लिए देखिए। B पर जो परिणामी बल है वो T2 ज़्यादा है, T3 कम है, क्योंकि यह वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो केंद्र की ओर लगने वाला बल ज़्यादा होगा। तो T2 माइनस T3 इसके ऊपर परिणामी बल है और वही अभिकेंद्रीय बल है। तो B पर अभिकेंद्रीय बल, B पर अभिकेंद्रीय बल B पर अभिकेंद्रीय बल ये बराबर हुआ T2 माइनस T3, T2 माइनस T3, और इसमें वही सूत्र लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, या T2 बराबर T3 माइनस से उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस T3 प्लस m का मान है 1 किलोग्राम, ओमेगा का मान है 2 और r का मान है 2, क्योंकि B के लिए r बराबर है 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। B के लिए इतनी दूरी है त्रिज्या, ये नहीं रहेगी।
बी की दूरी ये है केंद्र से 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, तो आर की जगह 2 मीटर। ओमेगा सब के लिए 2 है, निकाल चुके हैं यहाँ ओमेगा का मान, और इसलिए ये बराबर हुआ इतना T2, ये बराबर हुआ T3 का मान रखिए, T3 निकाल चुके हैं 12, और प्लस 2 दूना 4 दूनी 8, ये आपका मान आ गया 20 न्यूटन। तो दूसरी डोरी में जो तनाव है वो 20 न्यूटन है। पहली में जो डोरी किनारे वाली है उसमें 12 न्यूटन है, और दूसरी जो बीच वाली डोरी है उसमें 20 न्यूटन है। बस इसी प्रकार से हम आइए इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर सी पर ए पर देखते हैं, ए सी पर हो गया, अब ए पर अब केंद्रीय बल ए पर अब केंद्रीय बल T2 तो बाहर को काम करता है, T1 अंदर को करता है, इसलिए T1 ज़्यादा है और T2 कम है, और अब केंद्रीय बल बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। T1 बराबर T2 उधर गया, प्लस हो गया, प्लस m का मान है 1 किलोग्राम, ओमेगा का मान है 2 का स्क्वायर, अब r का मान है 1। अब r का मान 1 रहेगा क्योंकि ये के लिए त्रिज्या 1 मीटर है, और इसलिए T2 का मान है 20, और ये होगा 2 दूना 4, इसलिए T1 बराबर 24 न्यूटन। सबसे ज़्यादा तनाव इस डोरी का है, सबसे कम तनाव सबसे बाहर वाली डोरी का है। तो दूसरा है कि अगर डोरी चाल बढ़ाते जाएं तो कौन सी डोरी पहले टूटेगी। स्पष्ट है कि जिसका तनाव ज़्यादा होगा वही डोरी पहले टूटेगी। चाल बढ़ाते जाएं, यदि चाल बढ़ाते जाएं तो केंद्र के पास की डोरी पहले टूटेगी। क्योंकि उसका तनाव अधिक है, क्योंकि उसका तनाव अधिक है, सर्वाधिक है। जैसे जैसे डोरी की चाल बढ़ाते जाएंगे तनाव बढ़ता जाएगा, और इसका तनाव बीच में है तो इसका तनाव सबसे आगे बढ़ता ही जाएगा, और इसी यही डोरी सबसे पहले टूट जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है, यदि ये डोरियां 36 न्यूटन का तनाव सह सकती हैं तो अधिक से अधिक इन पिंडों की चाल कितनी होगी। जो डोरियां हैं वो महत्तम तनाव
महत्तम तनाव बराबर 36 न्यूटन। प्रत्येक डोरी इसको सह सकती है, प्रत्येक डोरी इसी तनाव को सह सकती है। चूंकि सबसे अंदर की डोरी का तनाव अधिक होगा, इसलिए अंदर वाली डोरी का तनाव जैसे 36 न्यूटन हो जाएगा वही टूट जाएगी, बाहर के डोरियों का तनाव तो कम रहेगा। तो महत्तम तनाव 36 न्यूटन यानी सबसे अंदर की डोरी का तनाव अधिक होता है और इसीलिए इसका मान 36 न्यूटन होगा। यानी यम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 36 न्यूटन तनाव। इसलिए तनाव ओमेगा स्क्वायर बराबर 36 बटा यम 1 और आर भी 1, क्योंकि सबसे अंदर वाली डोरी ए है, इसकी 1 मीटर लंबाई है, तो हो गया 36 और इसलिए ओमेगा इक्वल टू 6 रेडियन प्रति सेकंड। तो सभी डोरियों की जो कोणीय चाल होगी वो 6 रेडियन पर सेकंड होगी, सभी की कोणीय चाल 6 रेडियन पर सेकंड। तो सभी पिंडों की कोणीय चाल 6 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो अंदर वाली की अधिकतम चाल 6 मीटर प्रति सेकंड होगी, 6 रेडियन पर सेकंड। अंदर वाली की 6 रेडियन पर सेकंड होगी, बाहर वाले की भी 6 होगी, लेकिन उसके तनाव कम होते रहेंगे। सबसे बाहर वाले का भी यही चाल होगी, लेकिन उसका तनाव और भी कम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।